अधूरा ज्ञान, अधूरी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन, गलत ज्ञान, गलत बात इंसान को गुमराह कर देती है और इस गुमराही के बाद इंसान के अंदर नाउम्मीदी, डर, खौफ, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। धात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही धात रहेगा। धात क्या है, धातु रोग क्या है, धात सिंड्रोम क्या है, जरियान मनी, जरियान वज़ी, जरियान मदी क्या है, ये सब इसी के नाम है। अलग अलग नाम है, अलग अलग लैंग्वेज के नाम है, अलग अलग पैथीज़ के नाम है। स्पर्मेटोरिया भी इसको बोलते हैं, सीमेन लीकेज भी इसको बोलते हैं। देखिए मैंने कितने सारे नाम आपको बताए हैं, इनमें से जो नाम आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट यही जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इस धात को लेके सिर्फ पेशेंट ही कंफ्यूज नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ डॉक्टर हजरात भी कंफ्यूज्ड हैं। आपको जान के हैरत होगी कि डॉक्टर्स भी इसमें कंफ्यूज्ड हैं। उनको भी ये सही पता नहीं है कि ये कब धात है और कब धात नहीं है। डॉक्टर्स की एक लॉबी है, एक तरह के डॉक्टर हैं जो आपके लिंग से आने वाले हर डिस्चार्ज को वो उसको एबनॉर्मल ही दिखाते हैं कि ये हर हालत में बीमारी है, हर हालत में ख़तरनाक है, हर हालत में आपको नुकसान पहुंचाएगी। डॉक्टर की एक लॉबी है जो ये कहती है कि अगर आपको धात की शक्ल में कोई चीज़ बाहर निकल रही है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई परेशानी नहीं होती। ये दोनों ही व्यू गलत है। सच्चाई कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। आज मुझे वही आपको बताना है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो की ज़बान को बहुत आसान रखूं। ज़बान आसान रखने की वजह यह है कि एक तो आप लोग बायोलॉजी की या ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी या मेडिकल साइंस की क्लास नहीं ले रहे हैं। एक आम इंसान को जो डे टू डे लाइफ में सफ़र कर रहा है उस तक बात पहुंचाना मेरा मकसद होता है। मैं वो ज़बान, वो लैंग्वेज, वो भाषा इस्तेमाल करता हूं जिससे आम आदमी समझ सके। ये क्लास डॉक्टर्स के लिए या वीडियो डॉक्टर्स के लिए नहीं है कि जिसमें वो साइंस की कुछ चीज़ें ऐड कर दें। हाँ, अब बताना चाहता हूं कि रियलिटी असल में क्या है। दिल के काने से सुनिए, मेरा एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शुरुआत करता हूं इस तरह से कि मैंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, 3 हिस्सों में तोड़ा है। मैं एक एक करके एक एक पार्ट आपके सामने खोलता जाऊंगा। लिंग से, ध्यान रखिएगा, आपके लिंग से, आपके पेनिस से सेक्स के एक्साइटमेंट के वक्त, सेक्स के एक्साइटमेंट के वक्त, जैसे कोई ब्लू फिल्म देखते वक्त, मैस्टरबेशन का ख्याल आने वक्त, सेक्स के बारे में सोचते वक्त, किसी लड़की से फ़ोन पे बात करते वक्त, किसी लड़की से चैट करते वक्त, किसी लड़की को तस्वीर में देखते वक्त, किसी लड़की को ऑफिस में, मॉल्स में या मार्केट में देखते वक्त, ये अगर ख्याल सेक्स का और उसकी तरफ अट्रैक्शन का मामूली भी है तो आपके लिंग से एक चिपचिपा पानी आ सकता है। ये चिपचिपा पानी धात नहीं है, इसे भी लोग धात समझते हैं। मैंने इस पे एक बहुत डिटेल वीडियो की है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, आप वहां जाके बहुत डिटेल में समझते हैं। यहां के लिए समझिए, ये जो चिपचिपा पानी आपको बनता है, जैसे मुंह के अंदर राल बनती है ना, सलाइवा आपकी बनती है, उसी तरह का ये पेनिस से निकलने वाला पानी है उन सारी कंडीशन में जो मैंने बताई कि जब आपका ख्याल थोड़ा भी सेक्स या औरत की तरफ है, चाहे वो मैस्टरबेशन की शक्ल में हो, पॉर्न में हो, रियल सेक्स में हो, उस टाइम पे चिपचिपा पानी बनना बिल्कुल कुदरती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जब आप भूखे होते हैं, आपके सामने आपकी पसंद का खाना आता है तो आपके मुंह में पानी बनने लगता है, राल बनने लगती है, सलाइवा बनने लगती है। किसी डॉक्टर ने कभी उसको एबनॉर्मल कहा है कि ये बीमारी है आपके मुंह में जो राल बन रही है? नहीं। इसी तरह वो पेनिस के अंदर बनने वाली राल है, पेनिस के अंदर बनने वाली सलाइवा है, लड़की को देखकर, सेक्स के बारे में सोचकर या कोई न्यूड तस्वीर देखकर। तो ये धात नहीं है, ये धात नहीं है, याद रखिए ये धात नहीं है। और इस धात से जो ये चिपचिपा पानी आता है, इससे ना तो हड्डियां खराब होती हैं, ना मसल्स खराब होती हैं, ना दिमाग खराब होता है, ना दिल खराब होता है, ना सेक्स खराब होता है। हाँ, इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है क्योंकि आप इससे डर जाते हैं, जो मैंने पहले बताया, गलत इंफॉर्मेशन, क्योंकि सदियों से आपको यह बताया गया कि यह धात है। अब आपके दिमागों के अंदर यह बात बैठ गई है कि यह धात है। अब इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से आपके अंदर कई लक्षण पैदा हो सकते हैं। कमर में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, उलझन, चिड़चिड़ापन, बेकार सोच के अंदर तरद्दुद और फिक्र और गम का पैदा हो जाना, डाइजेशन का खराब हो जाना। तो ये सब आपके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, आपकी मानसिक कमजोरी और परेशानियों की वजह से हो रहा, ना कि चिपचिपे पानी की वजह से। तो ध्यान रखिए ये धात नहीं है। नंबर 2, धात। याद रखिए हमेशा इस लाइन को, जब भी हम ये शब्द धात इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम ये शब्द धात बोलेंगे, तो धात हमेशा उस लाइन को, उस चीज को बोलेंगे जो दूध जैसा पानी हो।
आपके लिंग से चिपचिपा दूध के रंग का, बिल्कुल मिल्की व्हाइट, जैसे आपका सीमेन और वीर्य होता है, इस तरह की चीज अगर बाहर निकलेगी तब इसको धात बोला जाएगा, तब इसको धात बोला जाएगा। अब मैं दूसरी कैटेगरी की तरफ आ रहा हूं। एक धात होती है जो आपकी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है। वो कैसे, सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा जिस वक्त पैदा होता है, एक लड़का जिस वक्त पैदा होता है, उसी वक्त उसके अंदर सेक्स का सिस्टम ऑन हो जाता है। आप अगर गौर कीजिए, कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को अगर बिस्तर पे सोते नंगा कभी देखा हो, तो उसका पेनिस रुक रुक के इरेक्ट होता है और पूरा टाइट खड़ा हो जाता है। हालांकि उस बच्चे को सेक्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। जी हां, उसे तो नहीं पता, अभी उसके अंदर कोई डिजायर पैदा नहीं हुई है, कोई चाहत पैदा नहीं हुई, फिर भी उसका लिंग खड़ा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो कुदरत ने सेक्स का सिस्टम रखा है, सेक्स की मशीनरी जो सेट की है, वो ऑन कर दी गई है पैदा होने के साथ। अब धीरे धीरे जब ये बच्चा बड़ा होता है, जवानी की तरफ जाता है, प्यूबर्टी की तरफ जाता है, तो अब इसके अंदर अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। इसका वो सिस्टम जो अभी खामोश था वो एक्टिवेट हो जाता है। जो सेक्स के हार्मोन्स अभी बहुत नॉर्मल और निचले दर्जे पे काम कर रहे थे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इस लड़के को सेक्स की जरूरत पैदा होती है, इस लड़के को सेक्स की जरूरत पैदा होती है। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे इस कल्चर में आज जो हालात हैं वो ये हैं कि जब इस लड़के को सेक्स की जरूरत पैदा होती है तो ये शादी नहीं करता, ये विवाह नहीं करता। ये करता क्या है? ये इसकी शुरुआत होती है पोर्नोग्राफी से, इसकी शुरुआत होती है मैस्टरबेशन से, इसकी शुरुआत होती है गंदी बातों से, चैट से, इसकी शुरुआत होती है लड़कियों को ताकने झांकने से, इसकी शुरुआत होती है वीडियो न्यूड कॉल्स करने पर, इसकी शुरुआत होती है लड़कों के दोस्तों के साथ बैठकर लड़कियों के मुतालिक घिनौनी, गंदी और फहश बातें करने पर। यहां से इसके सेक्स की शुरुआत होती है। नतीजा यह होता है कि इसका सेक्सुअल एपरेटस, जो बॉडी के अंदर कुदरत ने सेक्सुअल सिस्टम रखा है, वो नॉर्मल से ज्यादा काम करने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। यह लाइन याद रखिएगा मेरी, ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल से ज्यादा वो काम करने लगता है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, शायद बात और आसानी से समझ में आए। पेशाब होना, लैट्रिन होना सबके लिए नॉर्मल है, इसे कोई एबनॉर्मल या बीमारी कहता है कि किसी को पेशाब क्यों हो रहा है, किसी को लैट्रिन क्यों हो रही है? कोई से एबनॉर्मल नहीं कहता। लेकिन अगर यही पेशाब किसी बीमारी की वजह से बार बार होने लगे तो अब हर डॉक्टर इसको बीमारी कहेगा। यही लैट्रिन अगर डायरिया की शक्ल ले ले, लूज मोशन की शक्ल ले ले और बार बार आपको लूज मोशन होने लगे, तो अब यही पॉटी आना जो नॉर्मल था एबनॉर्मल हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? इसको समझना है बहुत गहराई से, जहां डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं। तो जब ये सेक्स का एपरेटस और सेक्सुअल सिस्टम और अब सेक्स का निजाम जो आपकी बॉडी के अंदर लगा हुआ था वो एक्टिवेट हो गया और आपने इस तरह से अपने सेक्स की शुरुआत की, पोर्नोग्राफी से, मैस्टरबेशन से, जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं इसके जरिए, तो नतीजा आपका सेक्स का सिस्टम ओवर एक्टिव हुआ। अब क्या होता है कि ये लगातार ओवर एक्टिव रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है, उसके नतीजे में आपका वीर्य नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। यहां गर्म जो मैं बोल रहा हूं वो आम जबान के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वीर्य की प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लगातार आपके ब्रेन को यह सिग्नल पहुंच रहे होते हैं कि किसी भी वक्त सेक्स किया जा सकता है। इसके नतीजे में आपका वीर्य नॉर्मल से ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और कभी कभी इसके अंदर किसी किस्म का पतलापन और इसकी कंसिस्टेंसी में कमी पैदा हो जाती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से। नतीजा ये कतरे कतरे करके, टुकड़े टुकड़े करके ये कुछ हिस्सों में आपके पेनिस से बाहर आने लगता है। तो ये बीमारी नहीं बना, असल में ये बता रहा है कि आपको अच्छे सेक्स की जरूरत है, आपको अच्छे सेक्स की जरूरत है, आपको ये गंदी आदतें छोड़नी और अच्छे सेक्स की तरफ आना है। और वो अच्छा सेक्स का श्रम क्या है? वो है कि आप जिंदगी में शादी करें, अपनी बीवी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपनी वाइफ के साथ अपने सेक्स को लेकर चलें, तो पता लगेगा ये बीमारी खुद ही खत्म हो जाएगी, जिसे हम बीमारी समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये है ज़रूरत बता रही है। ये जो वीर्य के कतरे लैट्रिन के आगे पीछे आना, कि जब आप लैट्रिन का प्रेशर लगाते हैं तो आपके लिंग से वाइट से कुछ ड्रॉप्स सीमेन की बाहर निकलती हैं, या जब आप पेशाब का प्रेशर लगाते हैं उसके बाद या उससे पहले ये कुछ चिपचिपा जो सफ़ेद मिल्की वाइट दूध जैसा बाहर निकलता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके वीर्य का सर्कुलेशन दुरुस्त सही नहीं है। आपको एक अच्छे सेक्स पार्टनर की ज़रूरत है, और अच्छा सेक्स पार्टनर कॉल गर्ल्स नहीं होती, गर्लफ्रेंड्स नहीं होती।
अच्छा सेक्स पार्टनर आपकी वाइफ होती है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए और वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होती हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, और कोई भी डॉक्टर छोड़िए, कोई भी अक्लमंद इंसान, इस वक्त आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आप जिस वक्त आपको भूख लगती है, तेज भूख लगती है, उसी वक्त खाना खाना अच्छा होता है, या जब आपकी भूख दब चुकी हो तब खाना खाना अच्छा होता है? कोई भी अक्लमंद इंसान ये कहेगा कि जब जिस्म को भूख लग रही है उस वक्त उसको सही खाना देना ही सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह जब सेक्स की जरूरत हो तो उस वक्त अच्छा सेक्स मिलना जरूरी है शरीर के लिए। अगर ये अच्छा सेक्स इसको नहीं दिया जाएगा तो इसके अंदर बीमारियां जन्म लेंगी। तो ये जो कंडीशन मैंने बताई, इसमें अगर 2-4 कतरे, 5 कतरे लैट्रिन का जोर लगाते वक्त, पेशाब का जोर लगाते वक्त एक आध कतरा, 2-4 कतरे, 2-4 ड्रॉप्स आपके सीमेन की बाहर आ जाती हैं लिंग से, तो ये भी बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी शादी कीजिए और अपने सेक्स को बहाल कीजिए, जिससे नतीजा ये निकलेगा कि ये खुद ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये भी धात के कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, जब ये कतरे आते हैं, जब ये बूंदें आती हैं, तो यहां से फिर एक प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आपने दीवारों पे यही लिखा पढ़ा है, यूरिनल्स में आपने यही लिखा सुना है, यूट्यूब के चैनल खोलते ही आपको हजारों वीडियोस पता लगती हैं, ये धात है, ये तुम्हें नामर्द कर देगी, खराब कर देगी, कमजोर कर देगी, बीमार कर देगी, थका देगी, हड्डियां खराब कर देगी, जोड़ खराब कर देगी, पेट खराब कर देगी, दिमाग खराब कर देगी। देखिए मैं कैसे रटी हुई लाइन है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि पेशेंट क्या सोच रहा होता है। इसमें से कुछ भी नहीं होता, जानिए, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ धोखा है। अब मैं आता हूं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ कि असल में कौन सी चीज गलत है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपके लिंग से यही दूध जैसा पानी, चाहे थोड़े से पीले रंग का हो या बिल्कुल सीमेन जैसे रंग का हो, यही दूध जैसा पानी बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के निकल रहा है। एक एग्जांपल देता हूं। आप रोजाना की तरह अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते वक्त आपका ध्यान सिर्फ अपने काम में है, आपने किसी लड़की को नहीं देखा, किसी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, कोई चैट नहीं की, आपका दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा, आप सिर्फ अपने काम में फोकस्ड है, आपको दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है, लेकिन तब भी आपके लिंग से यह पानी बह रहा है, तब भी आपके लिंग से चिपचिपा पानी आ रहा है, तब भी आपके लिंग से दूध जैसा पानी आ रहा है। मसलन कोई आदमी इबादत के अंदर लगा हुआ है, पूजा अर्चना में लगा हुआ है, और उसके बाद भी ये बाहर निकल रहा है, बैठे बैठे निकल रहा है। तो इस कंडीशन में, या फिर यह है कि आप बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज में हैं, या आप थोड़ा सा भी कोई भारी काम करते हैं, मसलन आप मामूली सी वेट लिफ्टिंग करते हैं, मामूली सी जॉगिंग करते हैं, तब आपके लिंग से ये चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, या ये पूरा का पूरा वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, या पूरा का पूरा सीमेन बाहर निकल जाता है, या किसी मेंटल प्रेशर की वजह से। मसलन कुछ केसेस हमने देखे कि जब एक लड़का एग्जाम के लिए बैठा, एग्जाम देने का प्रेशर उसके ऊपर आया, बोर्ड के एग्जाम का, तो जब उसने बहुत डर उसके अंदर पैदा हुआ, पता नहीं मेरा एग्जाम अच्छा होगा नहीं होगा, उसका वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है, या वीर्य के कतरे आने लगते हैं। इन तमाम कंडीशन में ये एबनॉर्मल है, इन तमाम कंडीशन में ये एबनॉर्मल है, ये बीमारी है। जी हां, क्यों हो सकती है ये बीमारी? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। 2-3 इस वक्त जो दिमाग के अंदर मौजूद हैं वो आपको बताता हूं। नंबर 1, बहुत मुमकिन है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में, सेमाइनल वेजाइलल में, आपके पेशाब की नली में और उसके अंदर जो और स्ट्रक्चर लगे हों उनमें कहीं इन्फेक्शन हुआ हो, कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो, कोई सिस्ट या ट्यूमर मौजूद हो, तो भी ये हो सकता है। इसी तरह नंबर 2, आपके नर्वस सिस्टम में, यानी कि जो बिजली के तार दिमाग से लेकर कमर तक और पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, जो आपको किसी भी चीज के करंट का एहसास दिलाते हैं, उस नर्वस सिस्टम के अंदर कोई कमजोरी, कोई कमी पैदा हो गई हो, या कोई बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके बॉडी पर और ब्रेन पर चल रहा हो, जिसके नतीजे में यह हो रहा हो। अगर इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दिमाग में दूर दूर तक कोई सेक्स की बात नहीं है, कि लड़की का, किसी पॉर्न का, किसी मैस्टरबेशन का, किसी सेक्स का कोई ख्याल नहीं है, बावजूद उसके भी ये लगातार बह रहा हो, तो ये प्रॉब्लम है। ये जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताई है, ये है असल में जिसे हम कहते हैं धातु रोग। इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं, और वो हर लिंग से आने वाले पानी को या तो नॉर्मल बना देते हैं या बिल्कुल एबनॉर्मल बना देते हैं। इसी वजह से ये 2 एक्सट्रीम व्यू पैदा हुए हैं। इसी वजह से आयुर्वेद यूनानी बदनाम हुआ है कि देखिए जी, ये तो धातु को, वीर्य को इतना बुरा बना दे, इतना बड़ी महान चीज बना दिया इन्होंने वीर्य को कि वीर्य का एक कतरा निकलेगा तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। असल में हमारे जानने में, समझने में गलती हुई है।
आयुर्वेद यूनानी सिस्टम ये नहीं कह रहा है कि आपका वीर्य एक कतरा बाहर निकलेगा तो आप नामर्द हो जाएंगे। वही आयुर्वेद यूनानी सेक्स को अच्छा बताता है। तो जब आप सेक्स करेंगे अपनी बीवी के साथ तब भी तो वीर्य ही बाहर निकलेगा। तो ऐसे तो मर जाना चाहिए हर शादीशुदा आदमी को। हर आदमी जो मैरिड है वो तो मर जाता अब तक वीर्य के नुकसान से। समझिए, आयुर्वेद यूनानी इस बात को नहीं कह रहा कि वीर्य निकलना नहीं चाहिए। आयुर्वेद यूनानी कहता है वीर्य किस तरह से निकलना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आसान ज़बान में बताता हूं। जिस तरह हर दुनिया का समझदार आदमी, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, हर समझदार आदमी जानता है खाना अच्छा सेहतमंद खाना चाहिए जिससे सेहत अच्छी रहे। अब कोई आदमी ये कहे कि जी खाना खाना ही नहीं चाहिए, खाना खाना तो आदमी को बेकार बना देता है, तो ये बेवकूफ़ी होगी नहीं होगी। कहा यह जाता है खाना अच्छा खाना है। बिल्कुल इसी तरह वीर्य निकलना बुरी बात नहीं है, वीर्य निकलना कैसे चाहिए यह समझना है। इस धात के अंदर आपको यह समझना, और यही मेरा मकसद समझाने का था। तो अगर इस थर्ड कैटेगरी के अंदर आप हैं, ये तीसरी कैटेगरी में आप आते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको चाहिए कि फौरन अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें जो इन बीमारियों को गहराई से समझता हो, इसका इलाज करना जानता हो, और आपके अंदर छुपे हुए उन कॉजेज़ को जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, चाहे वो मानसिक कॉजेज़ हों चाहे वो शारीरिक कॉजेज़ हों, उनको समझ के आपको एक सही रोड मैप, एक सही ट्रैक, एक सही इलाज प्रोवाइड करा सके। ये काम आपने करना है। तो फिर 3 चीजें मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, वो चिपचिपा पानी जो पहले आया बताया मैंने, वो बीमारी नहीं है, वो तो धाती नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल निकाल दिया जाए। नंबर 2, जवानी के टाइम पे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे जो दूध जैसा पानी आता है, यह भी बीमारी नहीं है। आपने शादी करनी है, जल्दी से जल्दी शादी करनी है। नंबर 3, ये जो बिना सेक्सुअल एक्साइटमेंट के आपको चिपचिपा पानी या दूध जैसा पानी या पूरा वीर्य बाहर निकलता है, ये बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर से मिलना है। अब यहां पे एक बात और बताता हूं, ये जो थर्ड कैटेगरी की बीमारी बताई है मैंने, धात जिसे कहते हैं, इससे भी शरीर को दूसरा कोई नुकसान नहीं होता। लोगों में बहुत गलतफहमियां सुबह से रात तक हम सुनते हैं। कोई कहता है हड्डियां खराब हो गई, कोई कह रहा है जोड़ों में दर्द है, कोई कहता है मेमोरी कमजोर हो गई है, कोई कहता है आई साइट कमजोर हो गई है। ये नहीं होता। हाँ, इससे क्या होगा, मानसिक डर, तनाव, डिप्रेशन की वजह से शीघ्र पतन होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन होगा, इसकी वजह से आपको एंजाइटी होगी, ये पूरा फिर सिंड्रोम बन जाता है एक। तो इससे घबराना नहीं है। चलते चलते एक बात आपसे और अर्ज करूंगा, आज तकरीबन वेरी फॉर्चुनेटली वी आर एबल टू क्योर ईच एंड एवरी सेक्सुअल डिसऑर्डर ऑलमोस्ट। Today we have reached to the level of the science where we can treat almost each and every sexual disorder. हर सेक्स की बीमारी को ठीक कर लिया जाता है, तो टेंशन की जरूरत कुछ है ही नहीं। आप मत डरिए, मत घबराइए, कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा भी आपको सेक्स का कोई इशू सामने आ रहा तो यकीन जानिए 99% केसेस में वो ठीक कर लिया जाता है। जो आपको बड़ा लग रहा है बेसिकली वो आज इतना बड़ा नहीं है। हाँ, कुछ गलत डॉक्टर्स ने, गलत लोगों ने, गलत वीडियोस ने, गलत लेटर्स ने, गलत इंफॉर्मेशन ने लोगों को डरा दिया और बहका दिया है, तो इससे डरना नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और चलते चलते आपसे एक बात और कहूँगा, जब भी आप अपनी सेक्स की बीमारियों का इलाज कहीं से भी लें, किसी भी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के सुपरविजन में लें, तो याद रखिए कि कोई चमत्कार नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गलतफहमी लोगों के दिमाग में ये बिठा दी गई है या बैठ गई है, मैं नाम नहीं लूँगा, बेशुमार इसमें डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स शामिल हैं, कि उनको ये लगता है कि सिर्फ दवा खाने से सेक्स की बीमारी ठीक हो जाएगी और फ़ौरन ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सेक्स की बीमारी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती हैं उतनी ही दवाइयाँ डॉक्टर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी कि एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जो आपको सेक्स की बीमारी से लड़ने का तरीका बताता है, उसके साथ दवाइयां देता है। ये दोनों ही चीज़ें पैरेलली और इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। किसी एक को भी अगर आप छोड़ेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यही वजह है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमने बहुत सारे इलाज लिए लेकिन जब तक दवा खाते हैं फ़ायदा होता है। वो वजह यही है कि आप सिर्फ दवा पर डिपेंड कर रहे हैं। और मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ पेशेंट को फटाफट देख के दवा लिख के और उनसे छुटकारा हासिल करते हैं। नहीं, उनको प्रॉपर गाइड करना है कि अभी आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी और आने वाले वक्त में कैसे आप इससे फ्री रह सकते हैं। यही वजह है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके साथ कि सही सही इंफॉर्मेशन पहुंचा के आपको सेक्स कैसे हेल्दी रखा जाए ये बताता हूं। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जिससे आप आने वाली ज़िंदगी एक अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के साथ गुजार पाएं। बहुत दुआओं के साथ अलविदा।